क्या आप जानते हैं कि सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स, जिनका आविष्कार लेट 1900s में हुआ था, उन्हें अब इंडक्शन मोटर्स की तुलना में बेहतर माना जाता है। इन मोटर्स में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स होते हैं जो इनकी एफिशिएंसी और टॉर्क आउटपुट को किसी भी और मोटर से बेहतर बनाता है। कई सारी इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि इंडक्शन मोटर के आविष्कारक के नाम वाली कंपनी टेस्ला ने भी सिन आरएम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टेस्ला सिम आरएम मोटर का एक एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल करती है। चलिए इलेक्ट्रिकल दुनिया में इस नए जायंट के पीछे की फिजिक्स और डिजाइन फीचर्स को समझते हैं। इस मोटर की फिजिक्स काफी आसान है। आपने शायद इस मजेदार प्रक्रिया पर गौर किया होगा। जब कोई मैग्नेट लोहे की कीलों के आसपास आता है तो कीलें उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। इस प्रतिक्रिया के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होगी। पहली, मैग्नेटिक फील्ड वो पाथ चुनती है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम हो, और दूसरी, लोहे का स्ट्रक्चर। चलिए उस रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं जिसका सामना मैग्नेटिक फील्ड को करना पड़ता है। विशेष तौर पर इस रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा उस पाथ से गुजरना चाहता है जहां रिलक्टेंस सबसे कम हो। हवा की जगह सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लोहे से गुजरता है, क्योंकि लोहे की रिलक्टेंस हवा की रिलक्टेंस के मुकाबले काफी कम होती है। चलिए अब लोहे के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। लोहे का एक डोमेन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। डोमेन छोटे एरियाज होते हैं जिनके खुद के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पोल्स नेचुरली रैंडम डायरेक्शन में व्यवस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का टोटल किया जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। एक टिपिकल डोमेन एरिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के एक ही दिशा में स्पिन होने का नतीजा होता है, जैसा आप इस विजुअल में देख सकते हैं। जब एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स लोहे की कील के थ्रू फ्लो होता है तो उसके डोमेन एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। जब ये अलाइनमेंट हो जाता है तो पूरी लोहे की कील में एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये एक दूसरे परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। तो कील और परमानेंट मैग्नेट के बीच एक आकर्षक फोर्स पैदा हो जाता है। पर डोमेन के अलाइन होने के लिए एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, तो इसलिए लोहे की कील को टेम्पररी मैग्नेट कहना ज्यादा सही है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और जिस रिलक्टेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट को हमने अभी सीखा है उसका इस्तेमाल करके टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। एक ठोस लोहे की बार जो आसानी से रोटेट कर सकें उसे इस तरह से लगाया जाएगा जैसे दिखाया जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस लोहे की बार से थोड़ी सी दूरी पर रखते हैं। ये लोहे की बार रिलक्टेंस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ आकर्षित होगी और वो घूमेगी। पर बाद में मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने के बाद इस लोहे की बार का टॉर्क 0 हो जाएगा। ये ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट है। जब लोहे की बार और मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं तो रोटर पर 0 टॉर्क हो जाएगा। चलिए अभी तक सीखे गए फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करके एक सिंपल सिन आरएम डिजाइन करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह 3 फेस कॉइल अरेंजमेंट का इस्तेमाल होगा। जब इस कॉइल से 3 फेस ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो रोटेट हो रही होगी। क्या आप बता सकते हैं कि इस रोटेट कर रही मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आकर लोहे की बार को क्या होगा? एक सीधा सा जवाब ये होगा कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाएगा और जैसा हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से ही रोटेट करने लगेगा। ये जवाब काफी लॉजिकल लगता है, पर जब आप एक ठहरे हुए रोटर पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इसका नतीजा आपको चौंका देगा। रोटर वाकई में इस रोटेशन को रेजिस्ट करेगा। आइए जानते हैं क्यों। जैसे ही एन पोल रोटर के ऊपर आता है, लोहे की बार के डोमेन्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं जैसा दिखाया जा रहा है, और ऑपोजिट पोल्स के बीच में आकर्षक फोर्सेस होंगे। तो फिर रोटर रोटेट करना चाहिए। रोटर रोटेट करता है, पर यहां पर जो विलन है वो रोटर का इनर्शिया है, जिसकी वजह से आरएमएस के मुकाबले ये बहुत ही कम स्पीड अचीव कर पाता है। इतने टाइम में अगला एस पोल रोटर के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से एक रिपल्सिव एक्शन होता है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्योंकि कोई परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है तो जैसे जैसे आरएमएफ बदलेगा वैसे वैसे रोटर के इंड्यूस्ड पोल्स भी बदल सकते हैं।
पर ऐसा नहीं होता है। ये है वजह। जिन मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में हमने पहले सीखा है, उन्हें स्पिन होने में टाइम लगता है। ये एक जानी मानी प्रक्रिया है जिसे हिस्टेरेसिस कहा जाता है। तो जैसे साउथ पोल अप्रोच करता है, रोटर के पोल्स जल्दी से नहीं बदल पाते, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगता है। रोटर इनर्शिया और हिस्टेरेसिस की वजह से रोटर पर ऑल्टरनेटिव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं। यही वजह है कि सिन आरएम्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते। इसलिए इस मोटर को खुद से स्टार्ट करवाने का सबसे अच्छा तरीका है शुरू करते समय आरएमएफ की स्पीड को कम करना और फिर धीमे धीमे बढ़ाना। चलिए इस तरीके को टेस्ट करते हैं। हम इनपुट करंट की फ्रीक्वेंसी को बदलकर आरएमएफ की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत में आरएमएफ की स्पीड लगभग 0 होती है। रोटर में एक ऑपोजिट पोलैरिटी के मैग्नेटिक पोल को इंड्यूस किया जाता है और ये आरएमएफ की तरफ आकर्षित होकर धीमे धीमे एसेलेरेट होना शुरू हो जाता है। एक स्मार्ट कंट्रोलर डिवाइस रोटर की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। इस पोजीशन के हिसाब से कंट्रोलर आरएमएफ की स्पीड को एडजस्ट करता है ताकि रोटर और आरएमएफ के बीच में हमेशा एक आकर्षक फोर्स रहे। जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती है, कंट्रोलर आरएमएफ की स्पीड को भी बढ़ाता है, इसलिए रोटर सिंक्रोनाइज होकर चलता है। मोटर स्टार्ट करने के अलावा कंट्रोलर सिम आरएम्स के नॉर्मल संचालन में भी एक जरूरी भूमिका निभाता है। जैसा हमने देखा है, अगर लोहे का बार मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाता है तो उत्पन्न होने वाला टॉर्क 0 होता है। यहां पर रोटर पर 0 लोड के साथ हाइपोथेटिकल वर्किंग को दिखाया गया है। मोटर पर लोड ऐड करने से रोटर फील्ड के पीछे एक एंगल पर रोटेट होने लगता है। इस एंगल को लोड एंगल कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि मोटर का लोड एकदम से बढ़ जाए तो लोड का एंगल भी बढ़ेगा। पर अगर लोड एंगल एक क्रिटिकल लिमिट को पार कर जाए तो रोटर सिंक्रोनाइज करना बंद कर देगा और रुक जाएगा। ऐसे हालातों में कंट्रोलर मदद करता है। ये लगातार रोटर की पोजीशन को नापता रहता है, उसी हिसाब से एंगल और ऑल्टरनेटिंग करंट को एडजस्ट करता है और ये तय करता है कि लोड एंगल हमेशा क्रिटिकल लिमिट से कम ही रहे। ये स्पष्ट है कि सिम आरएम सॉफ्टवेयर पावर्ड होते हैं। केवल एक और लोहे की बार परपेंडिकुलरली ऐड करने से हम टॉर्क को दुगना कर सकते हैं। नोट करिए कि यहां पर रोटर को 4 पोल वाली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब सिम आरएम से संबंधित एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एरिया के बीच इंटरैक्शन ज्यादा होता है और इस एंगल पर कम। फ्लक्स इंटरैक्शंस में फर्क की वजह से रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसका मतलब है कि रिलक्टेंस टॉर्क को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट में मैक्सिमम फ्लक्स इंटरैक्शन और राइट हैंड साइड अलाइनमेंट में बहुत ही कम फ्लक्स इंटरैक्शन जरूरी होता है। एक परफेक्ट राउंड रोटर डिजाइन में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरैक्शन होगा। हालांकि ऐसी डिजाइन में मिनिमम फ्लक्स इंटरैक्शन पोजीशन होती ही नहीं है। सारे ही एंगल्स पर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। मिनिमम फ्लक्स इंटरैक्शन डिजाइन कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ये समझने के लिए चलिए FEA सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिडवर्क्स द्वारा FEA सॉफ्टवेयर EMWorks 2D रोटेट कर रही मैग्नेटिक फील्ड के शेप को एकदम ठीक तरह से सिमुलेट करता है। अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ फेरोमैग्नेटिक और नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ऑल्टरनेट लेयर्स रखते हैं। ये डिजाइन इस एंगल पर एक हाई फ्लक्स इंटरैक्शन प्रोड्यूस करेगी। दिलचस्प बात यह है कि जब रोटर 45 डिग्री पर होगा तो फ्लक्स इंटरैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। नॉन मैग्नेटिक रुकावटों की वजह से रोटर को इस पोजीशन में ज्यादा रिलक्टेंस एक्सपीरियंस होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नजरिए से ये डिजाइन परफेक्ट है, पर जब इंजीनियर्स ने इस डिजाइन को टेस्ट किया तो पाया कि मैकेनिकली रोटर ज्यादा स्पीड पर फेल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लेयर्स के बीच का बॉन्ड वो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं दे पाता जो जरूरी होता है। इसके साथ ही इस तरह के रेडियली स्टैक्ड रोटर को मैन्युफैक्चर करना काफी मुश्किल होता है। इस वजह से
आधुनिक सिन आरएम्स की डिज़ाइन थोड़ी सी अलग होती है। वो रोटर डिज़ाइन जो पतली लैमिनेशंस पर आधारित होती है। इस डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर करना काफ़ी आसान होता है और साथ ही साथ इसमें वही सारी अच्छी इलेक्ट्रिकल क्वालिटीज़ भी मेंटेन रहती है। यहाँ पर घुमावदार कैविटीज़ को पतले लैमिनेशंस पर पंच किया जाता है। इसके साथ ही इन कैविटीज़ के बीच में नेचुरल हवा एक मैग्नेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करती है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में सिम आरएम्स ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इंडक्शन मोटर्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। इंडक्शन मोटर्स में टॉर्क आरएमएफ और रोटर बार्स में बह रहे करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। इस करंट के कारण काफी मात्रा में I² R लॉसेस होते हैं, हीट के फॉर्म में लॉसेस। इस वजह से सिम आरएम्स की तुलना में इंडक्शन मोटर्स की एफिशिएंसी कम होती है। I² R लॉस ना होने की वजह से सिम आरएम्स कूल रहकर चलती है। उसी करंट इनपुट के लिए सिम आरएम्स इंडक्शन मोटर की तुलना में 10 से 15% ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। आखिरकार सबसे बड़ा एडवांटेज, सिन आरएम्स हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। RMF स्पीड इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होगी और ये स्पीड लोड के हिसाब से बदलती है। हमें उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स कैसे काम करती है। अगली बार जब आप अपने रेफ्रिजरेटर पर एक मैग्नेट चिपकाएंगे तो आपको पता होगा कि ये भी उसी रिलक्टेंस फोर्स की वजह से आकर्षित होता है। हम इस वीडियो में FEA सपोर्ट के लिए EM वर्क्स का शुक्रिया करते हैं। सपोर्ट बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।